नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आज है और सीएम की अध्यक्षता में यह कैबिनेट बैठक होगी। वहीं आपको बता दें कि कई मुद्दों पर जो है मोहर लग सकती है। बैठक में पहली सेवा क्षेत्र नीति पर लग सकती है मोहर। ऑनलाइन रजिस्ट्री की सुविधा से जुड़ा प्रस्ताव भी जो है वो पेश किया जाएगा। वहीं वीडियो कॉल के माध्यम से कराई जा सकेगी रजिस्ट्री। शिक्षा विभाग में तैयार किया गया प्रस्ताव। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जिसमें कि आज जो है कई अहम फैसले जो हैं उन पर मोहर लग सकती है। धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक है आज और वीडियो कॉल के माध्यम से कराई जा सकेगी रजिस्ट्री। शिक्षा विभाग के तैयार किया प्रस्ताव। पहली सेवा क्षेत्र नीति पर लग सकती है मुहर। ऑनलाइन रजिस्ट्री की सुविधा जो है आज उस पर मोहर लग सकती है और जिसके बाद जो आवेदक हैं वह ऑनलाइन रजिस्ट्री करवा सकेंगे। तो आज जो है कैबिनेट बैठक है और जिसमें कई तरीके के अहम प्रस्ताव जो है रखे जाएंगे और कई मुद्दों पर जो है मोहर भी लग सकती है। आपको बता दें कि इसमें खासतौर पर ऑनलाइन रजिस्ट्री को लेकर कहा जा रहा है कि ऑनलाइन रजिस्ट्री को लेकर कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिल सकती है और जिसके बाद आवेदक जो है वो ऑनलाइन रजिस्ट्री करवा सकेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। धामी कैबिनेट की आज महत्वपूर्ण बैठक है और जिसमें कई निर्णय जो है, कई प्रस्ताव जो है वो पेश किए जाएंगे और कई प्रस्तावों पे जो कई अहम भी माने जा रहे हैं उनको मोहर लग सकती है। जिसमें कि आपको बता दें कि ऑनलाइन रजिस्ट्री को लेकर कहा जा रहा है कि आज प्रस्ताव पेश किया जाएगा और जिसमें कि उस पर मोहर लग सकती है और जिसके बाद आवेदक ऑनलाइन माध्यम से ही अपनी रजिस्ट्री जो है वो करवा सकेंगे। पहली सेवा क्षेत्र नीति पर भी मोहर इसके अलावा जो है लग सकती है। तो कई तरीके के अहम योजनाएं जो है, योजनाओं की बात हो या फिर प्रस्तावों की बात हो, तो कई तरीके के अहम फैसले जो है वो आज बैठक में लिए जाने के आसार देखे जा रहे हैं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए आदेश जारी कर दिया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यह आदेश जारी किया है जिसमें कि आउटसोर्स कर्मचारियों को दिया जाएगा मातृत्व अवकाश। महिला कर्मचारियों को भी 180 दिन मिलेगा अवकाश। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जो कि आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बेहद ही खुशी की बात है। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से उन्हें बड़ी सौगात दी गई है जिसमें अवकाशों को लेकर एक बड़ी घोषणा जो है वो की गई है। आपको बता दें कि महिला आउटसोर्स की कर्मचारियों को 180 अवकाश दिए जाने की घोषणा की गई है। महिला कर्मचारियों को 180 जो अवकाश है वो मिलेंगे। वहीं आपको बता दें कि आउटसोर्स जो कर्मचारी हैं उनको मात्र अवकाश देने की भी घोषणा कर दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जिसमें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा आउटसोर्स के कर्मचारियों को एक बड़ी सौगात दी गई है या फिर आप कहें कि एक बेहद ही खुशी की खबर जो है उनकी ओर से दी गई है जिसमें आउटसोर्स के कर्मचारियों के लिए आदेश जारी करते हुए उनको अवकाश देने की जो महत्वपूर्ण घोषणा है वो उनकी ओर से की गई है। आपको बता दें कि महिला कर्मचारियों को 180 अवकाश दिए जाने की घोषणा कर दी गई है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं जो कि टिहरी लोकसभा की बैठक से जुड़ी है। आपको बता दें कि लगातार टिहरी लोकसभा की बैठक जारी है और जिसमें बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। वहीं आपको बताते चले कि टिहरी लोकसभा के बीजेपी विधायक भी इसमें मौजूद हैं। सांसद माला लक्ष्मी साहा भी इसमें मौजूद हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार जो है बैठकें की जा रही हैं और जिसमें बैठकों का दौर जो है वो चलता ही जा रहा है और जिसमें कई तरीके के अहम फैसले जो हैं आगामी चुनावों को लेकर किए जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि इस बैठक में जो है काफी नेतागण जो है वो मुख्य नेता मौजूद हैं और कई अहम फैसले जो है आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए रणनीति बनाई जा रही है।
इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, टिहरी लोकसभा को लेकर जो है बैठक लगातार अभी जारी है और जिसमें कई तमाम बड़े बड़े दिग्गज नेता जो है वो शामिल है और जिनके द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कि किस तरीके से जो चुनाव है उसको लेकर रणनीति तय करनी है, यह इन सभी अहम मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। तो टिहरी लोकसभा की बैठक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें नेताओं के द्वारा जो है कई तरीके की रणनीति तैयार की जा रही है कि आगे आने वाले दिनों में किस तरीके की रणनीति के तहत जो है चुनावों में विजय हासिल करनी है और किन नेताओं को किस जगह क्या कार्य करने हैं, इन सब पर मंथन जो है वो किया जा रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है और जिसमें कई अहम फैसले लिए जा रहे हैं। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर इस बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें कई नेतागण मौजूद हैं और कई नेताओं को अध्यक्षों के द्वारा जो है रणनीति बनाने की योजना जो है वो बनाई जा रही है और उस पर किस तरीके से आगे काम करना है, इन सब पर भी मंथन किया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने विद्या समीक्षा केंद्र का शुभारंभ किया, जहां पीएम ने सूबे में 141 श्री स्कूल की सौगात दी। वहीं साथ ही 6 से 12 आयु वर्ग के गरीब एवं असहाय छात्र छात्राओं के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर 3 आवासीय छात्रावास बनाए। वहीं मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा मेधावी ने छात्रावृत्ति व शोध प्रोत्साहन योजनाओं का भी श्री गणेश किया। तो आपको बता दें कि प्रदेश में कई तरीके के जो है लगातार शिलान्यास और कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसको लेकर समीक्षा केंद्र का भी शुभारंभ किया गया है और लगातार प्रदेश सरकार की ओर से कई तरीके की सौगातें जो है वो छात्र छात्रा हो, महिलाएं हो या फिर आमजन हो, उन सभी को दी जा रही है और जिसमें लगातार क्षेत्र में विकास की गति को बढ़ाया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि जैविक खेती में उत्तराखंड का नाम फिर रोशन हुआ है। उत्तराखंड को चौथी बार मिला जैविक इंडिया अवार्ड। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि उत्तराखंड को एक बार फिर से जैविक इंडिया अवार्ड से नवाजा गया है। जैविक खेती में उत्कृष्ट कार्य करने पर यह पुरस्कार जो है वो मिला है। अवार्ड पर कृषि मंत्री ने आभार व्यक्त किया है। वहीं आपको बताते चले कि मणिपुर दूसरे और असम और सिक्किम तीसरे स्थान पर रहे। प्रदेश में 4.75 लाख किसान कर रहे हैं जैविक खेती। वहीं आपको बताते चले कि वर्तमान में 38% क्षेत्रों में जैविक खेती हो रही है। सरकार ने 2025 तक 50% तक इसका आंकड़े जो है पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो कि बेहद ही गौरवान्वित उत्तराखंडियों के लिए खबर है, जिसमें कि जैविक इंडिया अवार्ड से उत्तराखंड को नवाजा गया है। आपको बता दें कि यह तीसरी बार जो है वो अवार्ड मिला है और जिसमें मणिपुर दूसरे और असम और सिक्किम जो है वो चौथे स्थान पर पहुंचे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जैविक खेती जिस तरीके से लगातार आगे बढ़ रही है, जिससे किसानों को लाभ मिल रहा है, तो इसमें आपको बता दें कि लगातार क्षेत्र की प्रगति भी हो रही है, जिसमें यह अवार्ड जो है उत्तराखंड के किसानों के लिए बेहद ही गौरवान्वित और उनको उत्साहपूर्वक उनके उत्साह को और भी बढ़ाने की तरफ एक और बड़ा कदम है। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार क्षेत्र में जैविक खेती को बढ़ावा मिल रहा है, तो उसमें लगातार उत्तराखंड में जो है खेती में विकास भी किया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं, जो कि देहरादून से सामने आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का निरीक्षण किया गया है। मंत्री सतपाल महाराज ने यह निरीक्षण किया। अधिकारियों को कार्य पूरा करने के भी निर्देश उनके द्वारा दिए गए हैं। तो आपको बता दें कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का काम चल रहा है और जिसका निरीक्षण अधिकारियों के द्वारा आज किया गया और जिसके बाद अधिकारियों को कई दिशा निर्देश जो है वो दिए गए, जिसमें आपको बता दें कि इस कार्य को प्रगतिशील बनाए रखने और साथ ही साथ कार्य को जल्द से जल्द खत्म करने के दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो कि देहरादून से सामने आ रही है। अधिकारियों को कार्य पूरा करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का निरीक्षण किया गया है। मंत्री सतपाल महाराज के द्वारा यह निरीक्षण किया गया और उसके बाद उनके द्वारा
मौके पर ही कई अधिकारियों को कई अहम दिशा निर्देश जो है वो उसको लेकर दिए गए। हरिद्वार में बेखौफ बदमाशों ने एक के बाद एक हत्या को अंजाम दिया। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों में हरिद्वार में तीसरी हत्या हुई है और जिसने सनसनी फैला दी है। बताते चले कि पहली हत्या का खुलासा कर पुलिस वाहवाही लूट रही थी तो जिसके बाद आपको बता दें कि बदमाशों ने बेखौफ होकर दूसरी और तीसरी घटना को भी अंजाम दे दिया है, जहां हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के आर्यनगर चौक पर एक युवक का सर कुचल बेरहमी से हत्या कर दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल पर का जायजा लिया और शव को भी अपने कब्जे में लेकर आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो आपको बता दें कि क्षेत्र में लगातार अपराधियों का आतंक जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, जिसमें कि लगातार आपको बता दें कि 24 घंटे में हरिद्वार में 3 घटनाओं को अंजाम दिया गया, जिसमें 3 हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि एक हत्या होने के बाद जो है पुलिस ने इसका तत्परता से त्वरित जो है वो निवारण कर दिया था, इसका खुलासा कर दिया था और जिस पर पुलिस की वाहवाही भी जो है वो की जा रही थी। लेकिन उसके कुछ ही चंद घंटों के बाद आपको बता दें कि अपराधियों के द्वारा 2 और घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, जिसमें 2 और हत्याएं कर दी जाती हैं और जिनकी कार्रवाई लगातार अभी जारी है। फिलहाल इसमें किसी तरीके की गिरफ्तारी होने की भी जो सूचना है वो अभी तक नहीं मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं जो कि देहरादून से सामने आ रही है। आपको बता दें कि रोडवेज कर्मचारियों ने हड़ताल की चेतावनी दी है। परिवहन नगर निगम के संयुक्त मोर्चा को नोटिस दिया गया है। कर्मचारियों ने प्रबंधन पर वादा खिलाफी के भी आरोप लगाए हैं। वहीं आपको बताते चले कि मृतक आश्रितों को पक्की नौकरी की मांग रखी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जो कि लगातार प्रदर्शन जो है रोडवेज कर्मचारियों के द्वारा प्रदर्शन करने की चेतावनी दी गई है। उनके द्वारा मांग की गई है कि जो भी मृत कर्मचारी हैं उनको नौकरी दी जाए। यह और इस तरीके के तमाम मांगों को लेकर जो है वादा खिलाफी का भी आरोप जो सरकार पर लगाया गया है। आपको बता दें कि इसके साथ साथ उनके द्वारा यह भी चेतावनी दी गई है कि अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो आगामी दिनों में हड़ताल की जाएगी, उग्र प्रदर्शन किया जाएगा और सरकार तक अपनी मांगों को पहुंचाने के लिए आवाज उठाई जाएगी। इस वक्त की एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं जो कि देहरादून से सामने आ रही है। आपको बता दें कि मदरसों में पढ़ाई जाएगी संस्कृत। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मुस्लिम समाज में कई शिक्षा क्रांति की शुरुआत जो है वो होने जा रही है। 117 मदरसों में संस्कृत पढ़ाई जाएगी। तो इस वक्त की ये बेहद ही बड़ी खबर है जो कि देहरादून से सामने आ रही है। मदरसों में अब संस्कृत का पाठन कराया जाएगा, यानी मदरसों में जो विद्यार्थी होते हैं, जो छात्र होते हैं, उन मदरसों में जहां पर कई तरीके के मुख्य अलग अलग जो उनके समुदाय से जुड़े विद्या होती है वो दी जाती है और उसके साथ साथ अब संस्कृत का भी पाठन जो है वो विद्यार्थियों को दिया जाएगा। आपको बता दें कि 117 मदरसों में इसकी पहल की जा रही है, जिसमें विद्यार्थियों को जो वहां पे छात्र छात्राएं हैं उनको संस्कृत का पाठन कराया जाएगा। खबर नैनीताल से है, जहां वाहन सवार व्यक्ति अल्मोड़ा से दिल्ली की ओर जा रहा था और वहीं खेरना छड़ा के पास व्यक्ति वाहन सड़क किनारे लगाकर रोड के किनारे टहलने लग गया और एक अनियंत्रित होने से जो है खाई में वह गिर गया। वहीं आपको बता दें कि आसपास के लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने सूचना एसडीआरएफ की टीम को दी। वहीं एसडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर पहुंची और कड़ी मशक्कत कर घायल व्यक्ति को खाई से बाहर निकालकर उसके अन्य साथियों के साथ उपचार हेतु उसे अस्पताल भिजवाया गया। तो आपको बता दें कि जब आपके समय खराब चल रहा हो तो कब आपके साथ क्या कुछ हो जाए इसकी कोई जानकारी नहीं होती। ऐसा ही एक उदाहरण है जहां पर जो व्यक्ति है वो बेहद ही आराम से जो है पहले अपनी मोटरसाइकिल को सड़क पर किनारे पर लगाता है और जिसके बाद क्या होता है कि उसका
पैर फिसल जाता है और जिसकी वजह से वो खाई में गिर जाता है। और आपको बता दें कि देखते ही देखते यह एक सामान्य स्थिति जो है एक हादसे में तब्दील हो जाती है, जहां पर पुलिस को इस मामले की जानकारी दी जाती है और जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम के द्वारा उस व्यक्ति को बाहर निकाला जाता है। तो चलिए अब सीधा रुख करते हैं देहरादून का, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा विद्या समीक्षा केंद्र का शुभारंभ किया गया। देखिए, उन्होंने अगर हमको जितने भी उन्होंने अपनी आवश्यकताएं, समस्याएं जो भी बताई, उसमें से हमने 99 पर काम किया। और उद्योग समूह के लोगों ने, उद्योग मित्र के समूह की बैठक से भी पहले उन्होंने सबने आकर कहीं ना कहीं हमको कहा कि आपने बहुत अच्छा काम किया। पूरा उनका प्रतिनिधिमंडल आया था। लेकिन वो कब संभव हुआ? ये तब संभव हुआ जब हमारा संवाद उनके साथ हुआ, कम्युनिकेशन लगातार जारी रहा। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अपनी तरफ से कम्युनिकेशन नहीं करते। कई बार कहते हैं कि साहब वो यहां से दिक्कत हो रही है, वहां से दिक्कत हो रही है। अब दिक्कत पता नहीं किस कारण से हो रही। कई बार हमारे पास तो दिक्कत ही नहीं पहुंचती, हमें पता ही नहीं चलता है। कई बार लोग हमारे नाम से दिक्कत पैदा कर देते हैं और हमें पता ही नहीं है। ये यहां बैठे हुए लोगों के नाम से कर देते होंगे। मैं आपसे बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं। लेकिन इसमें हम लोगों को जो है, देखिए, इतना बड़ा राज्य हमारा नहीं है कि इसीलिए छोटा राज्य बनाया गया, ये इसीलिए उत्तर प्रदेश से अलग किया गया कि समस्याओं को आसानी से जो है लोगों तक पहुंचाया जाए, समस्याओं का हल हो पाए, एक दूसरे से परस्पर संवाद हो पाए, हम अपनी बात कह पाए और उसका हल करवा पाए। तो अगर हम उसमें भी कहीं ना कहीं अगर पीछे रह जाते हैं तो थोड़ा सा समस्या पैदा होती है। हालांकि ये बैठक आज बड़े अच्छे माहौल में हुई है। आप सब लोगों ने बड़े अच्छे उससे आए। मेरा तो ये रहेगा कि भाई एक बड़ा लक्ष्य हम लोगों ने लिया है और माननीय प्रधानमंत्री जी की भी बड़ी अपेक्षा है। उन्होंने इसीलिए, जैसा कि प्रेमचंद जी ने कहा था अभी यहां से, कि उन्होंने कहा है 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। और उनके मुंह से निकले हुए शब्द कोई सामान्य शब्द नहीं थे। मैं जहां तक आप लोगों की बात करूं तो आप लोग खुद देखिए, 2021 में उन्होंने कहा, 2021 में यात्रा ऑलमोस्ट चली नहीं थी। टूरिस्ट कम से कम आए थे क्योंकि कुछ ही समय का समय मिला था, 2-3 महीने का, और कोरोना के कारण से। लेकिन 2022 में एकदम से यात्रा पूरी उफान पर आ गई। 50 लाख का आंकड़ा तो 4 धाम का ही हो गया। अन्य टूरिस्ट कितने आए होंगे तो वो सब हम लगाएंगे तो एकदम से आंकड़ा बढ़ा। उसके बाद इस साल का देख लीजिए आप, इस साल तो जगह ही नहीं हो रही थी कहीं। देहरादून जाम, किसी दिन देहरादून जाम, हरिद्वार जाम, मसूरी जाम, ऋषिकेश जाम, रुड़की जाम, उधर चले जाइए रुद्रपुर, रामपुर, वो रामपुर तक जो है जाम लगा रहता था। नैनीताल, हल्द्वानी सारा जाम, रामनगर पूरा जाम, काशीपुर का पूरा जाम, चारों तरफ जाम ही जाम। क्योंकि ये देखिए, जैसे दिल्ली है, दिल्ली से अभी एनसीआर में ही कई जगह ऐसी होंगी जहां पर 3 घंटे 4 घंटे आराम से लगते होंगे कि जब हम पहुंच पाते हैं। और उत्तराखंड आने के लिए अभी भी 3.5 घंटे में दिल्ली से देहरादून पहुंच जाते हैं। एलिवेटेड रोड जैसी पूरी हो जाएगी तो ये दूरी 2 से कुछ थोड़ा हो सकता है, कुछ 10, 15, 20 मिनट और लग जाए, आधा घंटा और ज्यादा लग सकता है। 2.5 घंटे में हम यहां से पहुंच जाएंगे। तो आप ऐसा मान सकते हैं कि नॉन पॉल्यूटेड एरिया ऑफ एनसीआर, इसको पूरा उत्तराखंड को कह सकते हैं, केवल देहरादून को नहीं। देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, मसूरी, ये तो है ही है। इसके साथ साथ अगर हम उधर को भी जाएंगे तो रामनगर की तरफ आप देख लें, नैनीताल, हल्द्वानी, जिस प्रकार से रोड बन रही है वो सारा का सारा उसमें आ रहा है। और जिस प्रकार से अभी रोडें बनती जा रही हैं, हवाई सेवाओं का विस्तार तेजी से हो रहा है। आज 36 फ्लाइट देहरादून से विभिन्न शहरों के लिए चालू है। और पंतनगर का एयरपोर्ट, उसको बनाने के लिए 806 एकड़ जमीन अभी हमने
हस्तांतरित करने का निर्णय ले लिया है। कैबिनेट में अभी डिसीजन लिया है कि हम लोगों ने पंतनगर का जो एयरपोर्ट है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट आने वाले समय में बन जाएगा, तो एकदम से वहां भी जो है हवाई सेवाएं बढ़ जाएंगी। और होटल या रहने के लिए जगह, रिजॉर्ट, इसकी तो बहुत आवश्यकता पड़ने वाली है। आप ये सोचिए कि 2021 में जितने पर्यटक आए थे 2022 में उससे ज्यादा हो गए। 2022 में जितने आए थे 23 में बढ़ गए। क्यों संदीप जी, बढ़े कि नहीं बढ़े? तो हर साल बढ़ रहे हैं। तो हमें उनके हिसाब से, मैं सच कह रहा हूं कि आने वाले समय में कोई होटल खाली नहीं रहने वाला है, कोई रिजॉर्ट खाली नहीं रहने वाला है, बशर्ते कि उसमें सुविधाएं थोड़ा अच्छी हों। ऐसा ना हो कि हम कई बार लोग कोशिश करते हैं कि साहब एक ही बार आदमी आए, मतलब वो मुर्गी का अंडा नहीं खाना है, एक ही बार में मुर्गी को ही काट के खा जाना है, तो फिर मुर्गी एक ही बार खाई जाएगी। तो उस प्रकार का हम लोग अपना वो न रखें हर क्षेत्र में, और कोशिश ये होनी चाहिए कि एक बार कोई आया है तो हर बार व्यक्ति यहाँ आए, तो हर बार यहाँ आएगा तो निश्चित रूप से वो अपने साथ और लोगों के लिए भी हमारे कहीं ना कहीं ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी काम करेगा। आज हमको पार्किंग की जरूरत है, आज हमको अच्छी सड़कों की जरूरत है, अच्छे होटलों की आवश्यकता है। ये सब हमारे लिए मतलब जरूरी है, जो आने वाले सालों में हमको, और हम जो ये इन्वेस्टर समिट लेकर चल रहे हैं, जहां इन्वेस्टर समिट एक हमारे लिए बड़ा अवसर है, वहीं भविष्य का एक खाका भी है कि आने वाले अगले 25 साल, इन 25 सालों में किस प्रकार की आवश्यकताएं हमारे लिए होने वाली हैं, आपके क्षेत्र में भी किस प्रकार की आवश्यकताएं होने वाली हैं। आप लोग अपनी आवश्यकताओं का एक रोड मैप बनाइए और उस रोड मैप के आधार पर आप आगे बढ़िए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सरकार आपके साथ है और हम हर तरीके से आप लोगों के लिए तैयार हैं। आप लोग जहां पर कहेंगे, इस प्रकार से कहेंगे, जो भी आपके जो सुझाव निश्चित रूप से करने योग्य होंगे, उन सभी को किया जाएगा, उनको आगे बढ़ाया जाएगा। क्योंकि ये सेशन अभी लंबा चलता तो अच्छा होता, लेकिन आप यही समझिए कि कम शब्दों में, कम समय में, भाव में, जिस प्रकार से भगवान आते हैं, किसी का भाव आ जाए थोड़ी देर के लिए तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है, भगवान के दर्शन हो जाते हैं। तो आप यही सोचिए कि हम लोग भी थोड़ी देर के लिए भाव में आ गए हैं और हमको जो है अगले 25 सालों का रोड मैप बनाते हुए इस इन्वेस्टर समिट में अपना अपना योगदान देना है। क्योंकि ये इन्वेस्टर समिट केवल एक सरकार की इन्वेस्टर समिट नहीं है, ये सबकी है, हमारी पूरे प्रदेश की है। इसके कारण से पूरे प्रदेश का एक रोड मैप बनना है, इसका भविष्य तय होना है। और ये बार बार होने वाली समिट भी नहीं है। इसके लिए देखिए बड़ी संसाधन लगते हैं, बड़ा समय लगता है, बड़ा परिश्रम करना पड़ता है, अलग अलग लोगों से संपर्क करना। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।